भाई सेकंड क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, उनकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन लिखेंगे जब आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद वीडियो देखते समय आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। पहले क्या? इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स एन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, इसकी तरफ दूसरा इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मोशन एंड गिव इट्स रीजन। आपको ये बताना है जी, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है, टोटल एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस वजह से पड़ता है। दिमाग लगाओ जरा। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में पहुंचने की कोशिश करेगा तो दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घट जाएगी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और दोनों का सम होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। हो गया सवाल? अगर यहां एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी प्रोटॉन की तरफ बढ़ता है तब क्या होगा? अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसके समीप होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव रहेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? कोई दिक्कत? एक बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक सेकंड के अंदर। If 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू बी बॉडी पर सेकंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम्ब चार्ज? एक कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर करने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या? चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड निकाल लेंगे आप। चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकंड इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है, तो पर सेकंड कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? पर सेकंड इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। टोटल चार्ज कितना है? 1 कूलम्ब है सर। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन चार्ज ट्रांसफर पर सेकंड। तो आप याद रखेंगे 1 कूलम्ब अपॉन 1.6 10 की पावर -19 कूलम्ब पर सेकंड। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो गया और इसे आप सोल्व कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बायो का बच्चा जरा ध्यान देगा। आप यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। इस -19 को -13 को ऊपर भेज देंगे, -13 ऊपर गया, +13 हो गया। अब इस 13 में से आप एक 0 यहां प्रोवाइड कर देंगे ऐसे, और यहां 12 रखेंगे और इससे इसे डिवाइड कर देंगे। 6.25 10 की पावर 12 सेकेंड्स लगेंगी। ये 100 साल से भी बहुत ज्यादा है। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। मेन क्वेश्चन जो इसके थे वो यही थे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी से रिलेटेड। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर करते समय कितना समय लगता है? ठीक है जी। अब यहां से स्टार्ट होता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली कम से कम 1 नंबर का कोई ना कोई एमसीक्यू सीबीएसई में भी मिल जाएगा, आपको आईएससी में मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि आईआईटी तक भी आ सकता है, मेडिकल में भी आ सकता है। ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले ध्यान रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब है दैट डिपेंड एट इंटरनल एक्शन ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस या 2 चार्जेस। इंटरनल एक्शन पर क्या डिपेंड करता है? एक तो अट्रैक्शन डिपेंड करता है और एक रिपल्शन डिपेंड करता है। अगर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अगर लाइक चार्ज पार्टिकल्स हैं दे विल रिपेल ईच अदर। तो मिस्टर कूलम्ब ने एक बात कही
कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच या दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन लगती है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होती है। ध्यान रखिएगा, किन चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस बोलते हैं? जब दो चार्जेस का साइज एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस नेग्लाइजिबल हो, मतलब इन दोनों के साइज से बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस आ रहा हो, तब दोनों चार्जेस को आप पॉइंट चार्जेस कहेंगे। और पॉइंट चार्जेस के लिए ही कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एप्लीकेबल होता है। इट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सवाल आता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप क्या कहेंगे? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कांसेप्ट क्लियर जी? 100% समझ आ गया? अब क्या कहा उन्होंने? There will be electrostatic interaction between 2 point charges which is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of separation between them. अगर दोनों चार्जेस के बीच परफेक्ट वैक्यूम है तो आप एक कांस्टेंट लगाएंगे यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R square। इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लेकिन अगर दो चार्जेस के बीच परफेक्ट वैक्यूम नहीं है तब आप यूज करेंगे यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती। इसकी फिक्स वैल्यू क्यों नहीं होती? इट डिपेंड एट द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये डिपेंड करता है दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच जो मीडियम है उसका नेचर कैसा है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? इसके बाद जरा ध्यान देंगे आप यहां एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? जब दो चार्जेस एक दूसरे के बीच एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्ट या रिपल्शन करते हैं, तब उनके बीच का जो मीडियम होता है वो हमेशा अट्रैक्शन का भी अपोज करेगा अगर वो अट्रैक्ट करते हैं और रिपल्शन का भी अपोज करेगा अगर वो रिपेल करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ द स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस दैट अपोजेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहा जाता है। समझ गए आप मेरी बात? एप्सिलॉन नॉट की एक फिक्स वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12 और इसकी SI यूनिट होगी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। बायो का बच्चा बहुत ध्यान रखेगा, कई बार इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला नीट के पेपर में आने के चांस होते हैं। नीट के पेपर में या फिर CPMT APMT जब पहले हुआ करता था, कई बार इस तरीके से पूछा गया गिव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस, गिव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस। AIEEE तक में भी इस तरीके से पूछा गया है। समझ गए आप मेरी बात? तो ध्यान रखेंगे डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं वो सब चीज। ऐसा यूनिट से डायमेंशन निकाल लीजिए। ये बन गया कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब मतलब एम्पियर इनटू टाइम, दोनों की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि कूलम्ब का स्क्वायर है। न्यूटन मतलब फोर्स मतलब MLT की पावर -2, मीटर स्क्वायर मतलब कि L स्क्वायर। यहां से सिंपलीफाई कर लो M1 L की पावर -3 T की पावर 4 और A की पावर 2। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्वार्टरली एग्जाम जो होंगे वहां भी टीचर पूछ सकता है गिव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा यूनिट सेम होती है। याद रखेंगे सभी? ठीक है जी। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया भी कि कूलम्ब्स लॉ का एक ड्रॉबैक है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि what will be the effect on the electrostatic force acting between 2 point charges if the magnitude of one charge became double and another became 3 times but the separation became half। तब इस तरीके से कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब पैटर्न बदल चुका सभी बोर्ड का। ऐसा क्वेश्चन अगर कोई मिलता है तो आपको MCQ में मिलेगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा।
तो वो आपको एक लाइन में सोल्व करके एमसीक्यू टिक कर देना। किस तरीके से करेंगे जरा ध्यान देंगे। मेरे पास फॉर्मूला ये है 1/4πε0 को आप कांस्टेंट रखेंगे मान करके के अपने माइंड में, Q1 into Q2 upon R²। अब क्वेश्चन क्या है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज बिकेम डबल, तो आप यहां लिखेंगे 2 एंड अनदर बिकेम 3 टाइम, तो दूसरे के सामने क्या लिखेंगे 3, बट द सेपरेशन बिकेम हाफ, तो सेपरेशन को लिखेंगे आप, और सेपरेशन का होता है स्क्वायर। ऊपर आ 6, नीचे आ 1/4, 4 गया ऊपर, तो आंसर आ गया 24 टाइम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन दिस केस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस बिकेम 24 टाइम्स। समझ आ गया? 100% समझ आ गया सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1 मीटर की दूरी पर रखे थे, जबरदस्त क्वेश्चन है जी। अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे थे, तब इनके बीच का फोर्स F था। कितना था? F। अगर इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए दोनों कांटेक्ट में आए, माइक्रोसेकंड के लिए, और वापस उसी डिस्टेंस पर रख दिए गए, तो फोर्स F ही रहेगा, या F से ज्यादा होगा, या F से कम होगा, या 0 होगा। आंसर है जी 0 होगा। अब ऐसा क्यों? इसके ऊपर होता है नेगेटिव में इतना चार्ज, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव में इतना चार्ज। जब ये दोनों कांटेक्ट में आए तो आंसर हुआ 0। अब 0 वापस यहां रख दिया, तो यहां 0/2 रखा और यहां भी रखा 0/2। 0/2 भी 0 होता है, 0/2 भी 0 होता है, 0 0 न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% समझ आया? ठीक है जी। तो क्या कहेंगे आप? देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन दिस केस। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास एक Q चार्ज है, क्या है? Q चार्ज है, तो Q चार्ज के हिस्से में किस तरीके से करूं कि जब उन्हें किसी r डिस्टेंस पर रखा जाए, उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और उसका नेचर बताइए। तो याद रखिएगा, अगर एक चार्ज से तोड़ करके 2 चार्ज बनाए जाएंगे और किसी भी पॉइंट पर अलग अलग रख दिए जाएंगे, एक जगह Q1 रख दिया, एक जगह Q2, तो हमेशा रिपल्शन होगा। तो 2 MCQ में अट्रैक्शन लिखा होगा, 2 MCQ में रिपल्शन लिखा होगा, तो सबसे पहले उन 2 को अलग निकाल देंगे जहां अट्रैक्शन होगा। फिर आपकी पॉसिबिलिटी 50% है तुक्का मारने की। आगे समझ? फिर तुक्का मारना सीख लो आज, ठीक है जी। मैंने मान लिया कोई भी चार्ज कितने कूलम्ब का ले लूं, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, कितने का लूं? 10 का ले लो। सिंपल सी आदत को गुणा भी नहीं आती 20 तक, पाड़े भी नहीं आते, बैठे ऐसे। तो 10 का हिस्सा एक तरफ एक गिरा होगा और दूसरी तरफ 9th पार्ट, ठीक है जी। हो सकता है एक तरफ 2, एक तरफ 8, हो सकता है एक तरफ 3, एक तरफ 7, एक तरफ 4, एक तरफ 6, एक तरफ 5, एक तरफ 5। दोबारा से ही लिखूंगा तो ऊपर डिजिट आ जाएगी जो कि तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 आया, इन दोनों का 16 आया, इनका 21 आया, इनका 24 आया, इनका 25 आया। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहां है? जब Q का एक हिस्सा यहां गिरा, वो Q/2 है, और दूसरा, तब दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, तो आंसर है। मतलब अगर एक चार्ज बराबर हिस्सों में दोनों पॉइंटों पर गिरेगा, तब उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मैक्सिमम होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? तुक्का मारना आ गया? आधे क्वेश्चन तो तुक्के से करवा दूंगा। अच्छा लगा? इसके बाद देखो भाई, इसी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड एक 5-7 क्वेश्चन बता रहा मैं। मेन आपको ड्रॉबैक ऑफ कूलम्ब्स लो क्या है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। एक अभी मैंने बताया था, एक चार्ज डबल होगा, दूसरा 3 टाइम होगा, और सेपरेशन हाफ होगी, इस तरीके का क्वेश्चन। तीसरा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पहले सेपरेटेड थे किसी डिस्टेंस पर, फिर कॉन्टैक्ट में आए, फिर दोबारा वहीं पर रख दिए गए, तो दोनों के बीच कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा? कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। एक मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर एक चार्ज पार्टिकल को 2 हिस्से में तोड़ दिया जाए और अलग अलग पॉइंट पर रख दिया जाए, तब उनके बीच किस नेचर का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा? रिपल्शन होगा। और मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों बराबर हिस्से होंगे। समझ आ गया? अब जो इसका लास्ट पार्ट बैठता है, वो बैठता है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होल्ड
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। याद रखिएगा, अगर एक 5 कूलम्ब का चार्ज प्लस 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर F फोर्स लगाता है तो ये भी इसके ऊपर F फोर्स ही लगाएगा। आप जितनी गालियां छोटे बच्चों को दोगे उतनी वो आपको दे सकता है। आगे समझ? कभी ये नहीं कि आपको ये कह दिया हो कि इफ प्लस 5 कूलम्ब चार्ज अप्लाई F फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, तो व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड बाय प्लस 1 कूलम्ब चार्ज ऑन द प्लस 5, और आप लिख दो कि F by 5। ऐसा नहीं, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना बड़ा चार्ज छोटे पर फोर्स लगाता है उतना ही छोटा चार्ज भी बड़े पर फोर्स लगा सकता है। एक लास्ट पॉइंट और याद रखिएगा, अगर एक चार्ज है यहां प्लस 5 कूलम्ब का और ये है प्लस 7 कूलम्ब का, सवाल यह है कि प्लस 5 कूलम्ब ने 7 कूलम्ब पर F फोर्स लगाया, लेकिन प्लस 5 कूलम्ब की विसिनिटी में कोई एक प्लस 9 कूलम्ब चार्ज आ गया इसकी संगति में, तो अब ये कितना फोर्स लगाएगा, ज्यादा या कम? घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल बराबर फोर्स लगाएगा जितना पहले लगाता था। चार्ज की संगति में कोई दूसरे चार्ज आ जाने से कभी भी फोर्स पर प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखेंगे आप, 100% याद रहेगा पक्का। एक और इंपॉर्टेंट है, मेरे पास एक न्यूट्रल मेटेलिक प्लेट है, न्यूट्रल है जी, न्यूट्रल। अगर एक प्लस क्यू चार्ज इसकी विसिनिटी में आ जाता है तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक तो न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो यहां अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा या कुछ भी नहीं होगा। बताइए जरा, अट्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और इंडक्शन मेथड के तहत इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी खाली जगह को छोड़ देंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप दो चार्जेस का प्रोडक्ट 0 से बड़ा देखते हैं तो यहां पर हमेशा रिपल्शन होता है। अगर दो चार्जेस का प्रोडक्ट आप 0 से छोटा देखते हैं तो हमेशा यहां अट्रैक्शन होता है, और अगर 0 भी देखते हैं तो भी अट्रैक्शन ही होता है। एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज 0, एक पॉजिटिवली चार्ज 0 into प्लस दैट इज इक्वल टू 0, तो हमेशा अट्रैक्शन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नॉट? शॉर्टकट मेथड से समझ आ गया। अब सवाल यह है कि भैया अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो यहां रिपल्शन क्यों है? 0 से बड़ा कब हो सकता है? या तो दोनों पॉजिटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो और पॉजिटिव 0 से बड़ा, या तो दोनों नेगेटिव हो, माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस 0 से बड़ा। तो जब लाइक चार्जेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिपल्शन होगा। अब 0 से छोटा कब होगा? या तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा, क्योंकि तब जाकर के नेगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव व्हिच इज लेस देन 0। तो अपोजिट चार्जेस होंगे तो डेफिनेटली अट्रैक्शन होगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत? एक चीज है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई साहब? आप लोग सीधा मुझे डेफिनेशन बताएं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आप लोग मुझे क्या कहेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम टू द मीडियम। मैंने पूछा डेफिनेशन, मैंने नहीं पूछी न्यूमेरिकल वैल्यू। आप क्या कहेंगे? हर मीडियम की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को कम करना, तो वो जो टेंडेंसी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो टेंडेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही है। आ गया समझ? अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है तो मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जितनी वैक्यूम में हुआ करती थी उससे 5 गुना कम करता है। आगे समझ? रिपल्शन को भी 5 गुना घटा देगा और अट्रैक्शन को भी 5 गुना घटा देगा। पक्का समझ आया? 100% समझ आया? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक स्पेशल इंसुलेटर होता है जी, सही मायने में इंसुलेटर है। अगर एक सिंपल इंसुलेटर है कार्बन, तो आप उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो। मैंने मान लिया एक प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एक प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव प्लेट ने इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और नेगेटिव ने नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर भी इंसुलेटर हीट की तरह एज इट इज रहे तो ये सिंपल इंसुलेटर। लेकिन अगर इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएं और अपनी जगह को खाली छोड़ दें तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं।
तो जिस इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाती है उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। ठीक है जी। अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव वैक्यूम में चलता था, अब जो डाइलेक्ट्रिक ने पैदा किया वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर चला ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो बचा कितना, बचा इतना। समझ आ गया? तो जो वैक्यूम में था और जो बचा, इन दोनों की रेशो के बराबर होगी। समझ आ गया? 100% समझ आ गया? पक्का 101%। क्योंकि एक सिर्फ रेशो है, इसीलिए ना तो इसकी कोई ऐसा यूनिट होती डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ना ही डायमेंशन फॉर्मूला होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। समझ आ गया? मैंने मान लिया दो चार्जेस के बीच फोर्स इन वैक्यूम इतना था और फोर्स इन मीडियम इतना है। जब वहां डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया तो नेट फोर्स इतना बचा, तो दोनों की रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाएगा। आगे समझ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, तो एप्सल ऊपर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। इसे ही रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन बैच के इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल ऐसा करा दूंगा, ऐसा सब कुछ सॉलिड। ठीक है जी, दैट्स ऑल।